नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी बुक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 50 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के सॉल्व हो गए थे। 50 क्वेश्चन और बाकी है। उन क्वेश्चनों पे बात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जीएस के हैं, कुछ आपके क्या कहते हैं मैथ के भी हैं, है ना। तो उन पे बात करते हैं। मैं प्रमोद पांडे आपको सॉल्व करा रहा हूँ पेट के क्वेश्चन। इससे बढ़िया पहले और एक जरूरी काम जो आप लोगों को करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे पेट देने वाले बच्चों को फायदा हो सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। देखिए करंट से क्वेश्चन है ना, और ये अब करंट से भी है और हमेशा के लिए फिक्स हो गया है, क्योंकि प्रथम है तो हमेशा के लिए फिक्स हो गया है ये। इसका सही आंसर है राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। ये देखिए, ये इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। के तहत सरकारी एवं चुने गए प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान सबको कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये करंट से रिलेटेड है। मास्टर कार्ड पे प्रतिबंध लगा दिया है। मास्टर कार्ड पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो ए है इसका ऑप्शन। इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं। ठीक है, मास्टर कार्ड पे एटीएम जारी करने पे सभी बैंकों को प्रतिबंध लगा दिया है। आप कार्ड देखते हैं एटीएम जिसपे मैस्ट्रो मास्टर दोनों लिखा रहता है, तो मैस्ट्रो अलाउ है, और ये इस पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ इसके कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द रेज अवेयरनेस अबाउट योगा मोबाइल ऐप नमस्ते योगा, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो नमस्ते योग जो किया गया है वो आयुष मंत्रालय के थ्रू किया गया है। ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयुष मंत्रालय। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में मोबाइल ऐप नमस्ते योग आयुष मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। कौन सा चालू किया गया है ये भी पूछ सकता है। नमस्ते योग मोबाइल ऐप कब चालू किया है? 12 जून 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो भारतीय ध्वज के लिए नामित जो किया गया था वो मरियप्पन थंगवली को किया गया था। किसको किया गया था? मरियप्पन थंगली को। लेकिन इन्होंने तब भी ध्वज नहीं फहराया। उसका कारण है, उसका कारण क्या है? ये कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। क्या पाई गई? कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण ये दायित्व दे दिया गया टेकचंद को। क्या दे दिया गया? टेकचंद को। तो अब इस वजह से आयोग ने इस आंसर को सबको समान नंबर दे दिया है। हालांकि जबकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो सही है, भारतीय दल के लिए नामित किया गया था, तो नामित तो किया ही गया था। लेकिन चूंकि टेकचंद ने फहराया था तो कई लोग ऑप्शन कर रहे थे, इस वजह से आयोग ने सबको बराबर नंबर दे दिया। चलो, लेकिन इनको कोविड-19 हो गया था जिस वजह से इन्होंने नहीं फहराया, इसके कारण टेकचंद ने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकन्या समृद्धि खाते को लेके है। सुकन्या समृद्धि खाता जो खोला गया है बालिकाओं के लिए है ना, और वो जो रेट उसमें है 7.6 है। इसमें सबसे ज्यादा है पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल, सबसे अधिक इंदिरा विकास और इन सब में रेट मिलता था, उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा किसमें है? सुकन्या समृद्धि योजना में है। सुकन्या समृद्धि योजना जाने रही है भारत सरकार ने 2015 में चालू की है। कब चालू की है? 2015 में, और ब्याज दर इसकी कितनी है? 7.6 है, और ये दूसरे क्वार्टर में की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस योजना को चालू किया गया है। अगला है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे गुलमर्ग में किया है। कहाँ किया है? कश्मीर के गुलमर्ग में इन्होंने क्या किया है? एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। वो किसके नाम पे रखा है? विद्या बालन के नाम पे। ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। यह रेंज गुलमर्ग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये लगभग कई सालों से चल रहा है, और याद रखिए यहाँ जब भी आए जापान, कौन है? जापान है, और भारत तो बहुत नीचे आता है, भारत तो बहुत नीचे आता है। इसका सही आंसर जापान है। भारत का स्थान 84वां है, 84, ये याद रखिए, कभी कभी भारत का भी स्थान पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट से रिलेटेड है। तमिलनाडु विधानसभा में चुनाव हुए और उसमें डीएमके जीता। कौन जीता? डीएमके जीता, और डीएमके ने ही शपथ ली मुख्यमंत्री की। डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? इस तरह के क्वेश्चन, ये जो सूचकांक निकलते हैं इनसे बहुत आते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखिए। वैश्विक शांति सूचकांक की बात अगर करेंगे तो उसमें नंबर 1 पे बहुत दिन से आइसलैंड बना हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइसलैंड होगा। भारत की स्थिति भी आपको याद रखनी चाहिए। भारत का स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां है। कौन सा है? 135वां है। ये हर साल डाटा बदलता रहता है, इसलिए आपको ये करंट से रिलेटेड है, इसको रटते रहना चाहिए। अगर अंतिम स्थान पे कौन है, जैसे अफगानिस्तान है, ये भी याद रखिए। आइसलैंड पहले स्थान पे, अफगानिस्तान आखिरी स्थान पे। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है? मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना जो लागू की है, ये तमिलनाडु ने की है। किसने की है? तमिलनाडु ने, तेलंगाना सरकार ने, सॉरी, तमिलनाडु की जगह क्या है? तेलंगाना सरकार ने दलितों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण, दलित है ना, तो दलित ट्राइब्स वहां बहुत सारे पाए जाते हैं, SC ST पाए जाते हैं, उसी पे इन्होंने की है तेलंगाना ने, तमिलनाडु नहीं है। क्या है इसका आंसर? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने की है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन, ये देखिए अब GS का क्वेश्चन है, अभी तक करंट के क्वेश्चन हो रहे थे, वो हर साल बदलते रहते हैं। यहाँ आपको बताने का मेन उद्देश्य यह है कि करंट किस तरह का पूछता है, किन किन क्षेत्रों से पूछता है। देखिए आज खेल से एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा, मुख्यमंत्री वाला पूछा, 2 क्वेश्चन सूचकांक से पूछे, ठीक है ना, 1-2 योजनाओं से, 3-4 योजनाओं से, सामाजिक योजनाओं से पूछे, चाहे वो राज्य की योजनाएं हो, चाहे केंद्र की योजनाएं हो। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछे। तो करंट का यही ये जो स्तर है, वो पढ़ते समय आप ध्यान रखिए। खेल से जैसे एक क्वेश्चन था कि हमको किन किन टॉपिकों को करंट में पढ़ना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल के पेट में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल लेवल के ही करंट ज्यादा पूछे जाते हैं। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है भूटान को। किसको जाना जाता है? भूटान को। भूटान को थंडर ड्रैगन को, और जापान को निपॉन नाम से जानते हैं, श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते हैं। ये इनके नाम है पुराने, ठीक है। राइजिंग सन के नाम से भी जापान को जाना जाता है। इसके अलावा रियाद, रियाद किस देश की राजधानी है? ये पेट का एकदम पेट क्वेश्चन है, हमेशा पेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो सिक्कों को लेके, या रुपए को लेके, या राजधानी को लेके। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिए रहिए आप, किस देश में कौन सी करेंसी चलती है, किस देश की क्या राजधानी है। तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी यांगपीडियो है। बांग्लादेश की आप ढाका जानते ही हैं, और सऊदी अरब की क्या है? रियाद है। देखिए नायपीडियो, मुद्रा कयात है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और मुद्रा टका है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और पैसा जो है सऊदी रियाल है। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए व्याख्या में दोनों चीज दे दी गई है, राजधानी भी और मुद्रा भी, वहां की करेंसी भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य? देखिए उसमें लिखा हुआ है भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें भारत में, तो कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है, उसके बाद सिक्किम आता है, तो गोवा इसका सही आंसर गोवा होगा। व्याख्या देख लीजिए, देखिए गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर ही है, जबकि सिक्किम का ज्यादा है, मेघालय का ज्यादा है, और मिजोरम का ज्यादा है। दूसरे नंबर पे सिक्किम यहाँ आता है, अगर केंद्र शासित की बात नहीं कर रहा है, केवल राज्य की बात कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिए, केंद्र शासित पूछ लेगा तो आप दूसरा आंसर लगाएंगे, जब ये पूछ लेगा तब लक्षद्वीप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? ये पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है। 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा में चुने हुए सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पदच्युत होते हैं,
ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। जैसे वहां 552 है, यहाँ कितनी है? 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों एवं संघ के राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। चुनाव होता है, उससे चुने जाते हैं। 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ये जरूर याद रखिए। अनुच्छेद 80 याद रखिए, ठीक है। और 1/3 हर दूसरे साल निष्कासित। और विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस या इस तरह के अर्थ दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको, ये जीके है, नॉर्मल जीके आ रहा है। 24 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1949 को हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। तो आप देखिए इस बुक की खासियत क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की व्याख्या दी है, व्याख्या के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके आ सकती हैं। अगर आप ढंग से इसकी व्याख्या सही ढंग से पढ़ेंगे, ई बुक के जरिए पढ़ लीजिए या हार्ड कॉपी मंगा के पढ़ लीजिए, तो आने वाले एग्जामों में नो डाउट हर एक वनडे एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हैग में स्थित है, ठीक है। इसमें टोटल जजों की संख्या 9 होती है, ठीक है। ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, इन सबको याद रखिए। तो इसकी कहाँ पे है? हैग में है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई और इसका मुख्यालय द हैग में है। WHO 1948 में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ओपेक 1960 में, ये तेलों का एक समूह है, वियना में। और यूनेस्को 1946 में, इसका हेड ऑफिस पेरिस में है। और विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। तो इस तरह की चीजें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनकी स्थापना कब हुई थी, कब कौन दिवस मनाया जाता है और मुख्यालय कहाँ है, इन पे भी आप ध्यान दीजिए पढ़ते समय। पेपर सॉल्व कराने का मेन मोटिव यही है। आंसर तो आयोग ने दे दिया है, आंसर ऐसा थोड़ी है बताना मेरा काम है। आंसर बताना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव किस तरह क्वेश्चन आता है आप इसको देखिए और समझिए और कहाँ से पढ़िए कि आप ज्यादा से ज्यादा अगले एग्जाम में अच्छी मेरिट पैट में ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो। खजुराहो मूर्तिकला जो है वो मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश में इसको चंदेल शासकों ने बनाया था। मेनली शिव के मंदिर है। किसके मंदिर है? शिव के मंदिर है। तो ये चंदेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो की मूर्तिकला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे अजंता लोरा सब पढ़ते हैं तो वहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों की बातें होती हैं, लेकिन यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैन धर्म और हिंदू धर्म की बात होती है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं पाई गई है। इसका चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये बहुत पूछा जाता है, लक्ष्मण मंदिर और एक 64 योगिनी मंदिर भी है। द फेमस नवकालबेरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? देखिए राज्यों में होने वाले उत्सव, राज्यों में होने वाले डांस, राज्यों के अपनी सांस्कृतिक लैंग्वेज, इन सब पे भी एक क्वेश्चन आता है। तो इनको भी आप ध्यान रखिए, कहाँ पे कौन सा, जैसे टिहू कहाँ मनाया जाता है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो ये उत्सव जो है, ये उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नवकालबेरा, क्या नाम है? नवकालबेरा, उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रसिद्ध नवकालेबेरा उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मेवाड़ उत्सव राजस्थान का प्रसिद्ध उत्सव है। तो ये याद रखिए उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर निम्न में से कौन से एक हरित गैस नहीं है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैस होती हैं जो जाके क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, तो उसमें नाइट्रोजन नहीं। सही आंसर इसका नाइट्रोजन होगा। उसके बाद आते हैं अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इस तरह के, अब यहाँ आपको याद रखना अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, किसको मिलने वाला है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है पुरस्कारों में, तो ये याद रखिए, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई ये भी थोड़ा जान लीजिए। 1961 में 15 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है, खेल से रिलेटेड है। इसके बाद ये गद्यांश दिया है और उसको पढ़कर आंसर देना है। तो इसमें आपकी नॉलेज देखी जाती है कि आपको कितना
ज्ञान होता है, तुरंत पढ़ के आप कितना आंसर दे सकते हैं और जल्दी से दे सकते हैं। तो ये पैराग्राफ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सारा मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ चीजें पढ़ लेता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया। मतलब स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है और महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के बारे में कुछ बातें हो रही हैं। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था, है ना, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सारी चीजें थी, सदाचरण और व्यवहार। स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अथवा इसमें देश के हर वर्ग और हर जाति के लोग सम्मिलित थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चाहे वो धनी हो, गरीब हो, नर हो या नारी हो, विभिन्न संप्रदाय भी शामिल थे इसमें। धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे या कोई गंदा कानून लागू दूसरा कोई करता था। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है। अब इसमें क्वेश्चन है, उपयुक्त ज्ञान से प्रयुक्त स्मरणीय। स्मरणीय मतलब प्राप्त करने योग्य। ये हिंदी का वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है क्या, प्राप्त करने योग्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। उपयुक्त गद्यांश से प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ प्राप्त करने योग्य। क्या होता है, प्राप्त करने योग्य होता है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है आजादी के संघर्ष में कृषकों का योगदान, आजादी में क्रांतिकारियों को विशेष भूमिका, गुलाम महात्मा गांधी। इसमें देखिए अहिंसा और सत्याग्रह की बात की गई है। तो इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में बात हो रही है। आंसर भी इसका देख लीजिए, सही है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। मेन उद्देश्य तो यही है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। तो इसका बी आंसर होगा। देखिए बी ही है। आते हैं नेक्स्ट पे, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है किसी भी धर्म को न मानना, धर्म की अवज्ञा, धर्म में हस्तक्षेप न करना, सभी धर्मों का आदर। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही होता है आप अपने धर्म को मानिए और दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए। तो सभी धर्मों का आदर, ये नॉर्मल ऐसे भी आप दे सकते हैं, बिना पैराग्राफ पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। जनतांत्रिक का मतलब हर एक आदमी जुड़ा हुआ था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला फिर पैराग्राफ है, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य। मनुष्य के ऊपर दिया गया है। उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना इस मानव को ब्रह्मांड, ईश्वर का सर्वोत्तम नमूना क्या है, मनुष्य है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी था, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी की कृति रूप ही तो सृष्टि है। मानव ने जैसा सोचा, इसको आप नॉर्मल सोचिए। इस लाइन की व्याख्या ऐसे समझिए, अगर आप भारत के भगवान देखेंगे तो वो कैसे होंगे, अगर आप यूरोप के भगवान देखते हैं हरकुलस, तो वो कैसे होते हैं, वहीं की तरह गोरे होते हैं, वहीं की तरह कपड़े पहने रहते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका के किसी भगवान को देखेंगे तो उसके सींग निकला रहेगा, काला सा रहेगा, मोटा सा रहेगा। सब जगह के भगवान अलग अलग है, क्योंकि भगवानों की भी कल्पना जो किया है वो मनुष्य ने ही किया है। यही बात यहाँ बता रहा है कि सृष्टि कल्पना की, उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी था, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन है, मानव का शरीर भी अप्रीतम है, देखने में इसमें भव्य, आकर्षक एवं लावण्य रूप सृष्टि से अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन किया है। तो ये एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ से आपको आंसर देना है। और बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पेपर लेके। आंसर पे आते हैं कि आपने आंसर तो गलत नहीं लगाया। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव शक्ति अपराजय, लघु मानव विधाता की सच्ची सृष्टि है। तो मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इस बात को हमने पढ़ा। और मानव सृष्टि का सिरमौर है, तो यही होगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें, साहित्यकारों में। नॉर्मल सी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव साहित्यकारों में होगा ही। साहित्यकार या साहित्य शास्त्री दोनों एक ही चीज है। अब इन्होंने वहां पैराग्राफ में देखिए
साहित्यकार का मतलब भी साहित्य लिखने वाला, साहित्य शास्त्री मतलब साहित्य के बारे में पढ़ने वाला और लिखने वाला। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, पैराग्राफ में साहित्य शास्त्री दिया है तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य शास्त्री। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर यंत्र की भांति लवणमय होता है। मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अव्यय से निर्मित है। अव्यय रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर भी यंत्रवत निष्क्रिय से हो जाता है। ये सही ऑप्शन होगा सी। देखिए सी इसका सही आंसर है। पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप सारे सही आंसर आराम से दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें एरर नहीं होनी चाहिए। इसमें ह्यूमन एरर का मतलब है कि आपके परसेंटेज नो डाउट कम हो जाएंगे। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है? जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, क्योंकि एक मानव का अंग निकाल के दूसरे मानव में लगाना ये सबसे क्या क्या है, दायित्वपूर्ण चुनौती है। तो इसका सी आंसर होगा। देखिए, और अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय। निरामय का मतलब क्या होता है? स्वस्थ होता है, जिसमें कोई रोग ना हो, निरामय। तो अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय का पर्यायवाची स्वस्थ है, तो स्वस्थ का पर्यायवाची है निरामय। निरामय शरीर किसी भी व्याधि से मुक्त हो उसे ही निरामय या स्वस्थ बोलते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे ग्राफ पे। पिछले पेपर में भी ग्राफ पे 25 क्वेश्चन थे, यहाँ भी क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन ग्राफ पे हैं। उस ग्राफ पे बात करते हैं। सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दिया है। देखिए ये उत्पादन दिया है 2009 में, इसमें और ये उत्पादन जो है मिलियन टन में दिया है। अब इस पैराग्राफ को ढंग से देखना है, इस डायग्राम को ढंग से देखना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। नॉर्मल चीजें समझ लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन 2014-15 में हो रहा है, सबसे कम हो रहा है 2009-10 में हो रहा है। दो जगह 2012-13 और 2000 क्या कहते हैं 16-17 में एक जैसा ही उत्पादन हो रहा है, और 2017-18 और 2019-20 में भी एक जैसा उत्पादन हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। उत्पादन अधिकतम स्तर पर किस वर्ष घटा है? अधिकतम स्तर पर 2014-15। तो यहाँ क्या पूछा है? उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अब आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए। यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, और यहाँ पे माइनस हो रहा है। यहाँ पे 10 घटा, यहाँ 98 में से 60 गया तो 8, 9 में से गया 38 घटा, यहाँ पे 3 ही घटा है, कम घटा है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो यही वाला मैक्सिमम है 2015-16। तो इसका आंसर देखिए ये इस तरह से आपको लगाना है। 2012-13 में उत्पादन स्तर में कमी, जहां जहां कमी हो रही है, कमी देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, इसको आपको नहीं देखना। यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, इसको नहीं देखना। कमी यहाँ से यहाँ हो रही है तो इसको माइनस कीजिए। फिर यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, इन दोनों को नहीं देखना, लेकिन कमी यहाँ हो रही है तो इसको देखिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए। यहाँ पे कितनी कमी हो रही है, यहाँ बढ़ोतरी, फिर यहाँ पे कमी। तो इन्हीं सालों को आपको माइनस करना और जिसमें सबसे ज्यादा हो सही आंसर लगा दीजिए। तो देखिए 2012-13 में उत्पादन स्तर में कमी इतनी हुई है 3 मिलियन टन, 15-16 में 38 मिलियन टन, और 2016-17 में 5 मिलियन टन, 19-20 में 10 मिलियन टन। तो यही 38 2015-16 वाला है, 98 टू -60। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आप इसीलिए मैं पैराग्राफ जा। अब क्या है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। किसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो अब फिर आप आइए, अब वृद्धि वाले घटाइए। देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है 2 मिलियन टन की, यहाँ पे 4 और 140 मिलियन टन की। यहाँ पे वृद्धि हो रही है 90 - 55 की। यहाँ भी 8 मिलियन टन की। यहाँ पे वृद्धि हो रही है, अब वृद्धि वाले माइनस कर दीजिए, यहाँ भी 10 मिलियन टन की। तो सबसे अधिक हमको लग रहा है इसी में वृद्धि हो रही है 2012-13 में। तो आप जब माइनस करेंगे तो आएगा वृद्धि। ये देखिए सबका माइनस किया है, और 2013-14 में ही पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, क्योंकि 2013-14 में कितनी होती है वृद्धि हुई है 35 मिलियन टन। तो ये पैराग्राफ देखने से ही आप आंसर बता सकते हैं। फिर क्या है, ग्राफ देखिए, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन। तो प्रथम 3 वर्ष जो है इनको जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए। 42 + 44 + 58 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ का एवरेज निकल जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे मैथ के। ये देखिए 144/3, तो इतने मीट्रिक टन की एवरेज वृद्धि हुई है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज किया गया है? ये मैंने अभी पैराग्राफ में आपको पहले ही बता दिया था किसमें हुआ है, तो सबका दिया भी है, लेकिन
सबसे अधिक 2015-16 में हुआ है 98, जहां सबसे अधिक है वहां का दे देंगे। उसके बाद उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था 2011-12 तो 2009-10 देख लेंगे कितना उत्पादन हुआ था, दोनों को माइनस कर लेंगे और वृद्धि को डिवाइड कर लेंगे। वृद्धि को डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया ग्राफ, फिर ग्राफ पे है एक वस्तु के आयात को और मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, इंपोर्ट दिखा रहा है और कितने रुपए का हो रहा है ये दिखा रहा है। ये देखिए आयात है, पहले 700 हो रहा था, फिर 900 हो रहा है, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1300, फिर 2000। इसमें अधिकतम देख लीजिए कहाँ हो रहा है, न्यूनतम देख लीजिए किन 2 वर्षों में इक्वल हो रहा है, कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ 700 हो रहा है, यहाँ 100 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, तो सबसे अधिक अंतर इसमें आ रहा है। तो इस तरह का सबसे अधिक किसमें सबसे कम, यही पूछा होगा। तो आप पहले ग्राफ से ही चीजों को समझ लीजिए कि सबसे कम कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा अंतर किसमें है, कहाँ दो जगह बराबर है, कहाँ अंतर न्यूनतम है, कहाँ अधिकतम है, ये चीजें देख लेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आए होंगे, देखिए पहला, वर्ष 2015 से 2016 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। अब 2014 और 2015 ये और 2016 कितनी वृद्धि हुई है, 12 में से 9 को माइनस कर दीजिए, इतने मीटर और उसको डिवाइड बाई परसेंटेज निकाल लीजिए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स में आयात की वृद्धि का औसत कितना है, तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए सहायता से एक में 200 करोड़ है, एक में 300 करोड़ है, एक में 1200 बराबर था तो 0 करोड़ है, एक जगह 100 करोड़ है, एक जगह 700 करोड़ है। अब इस आयात की वृद्धि का औसत सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए तो आंसर निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस आपको ग्राफ को समझना है। ग्राफ को आप समझेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकेंगे। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो औसत अभी हमने निकाला 260 करोड़, कितना निकाला 260 करोड़। अब पीछे जाइए आप, यहां देखिए जहां भी 260 से ज्यादा हुआ है उसको इन वर्षों में ज्यादा हुआ है काउंट कर लीजिए। एक बार यहाँ 260 से ज्यादा नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ 260 से ज्यादा है, यहाँ 260 से ज्यादा है, तो 2 बार हुआ है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। देखिए सी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिए, ग्राफ को देखिए और आंसर लगाइए। फिर डिफरेंस पूछा है, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात किन वर्षों में हुआ है, उन वर्षों का अंतर पूछ लीजिए। तो 2 में हुआ है, टोटल कितने वर्ष दिए हैं, टोटल आपके वर्ष दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 में इसका मतलब औसत से कम हुआ है और 2 में औसत से अधिक हुआ है, तो कितना हो गया अंतर, अंतर लिखना है तो देखिए 3 होगा, कहाँ है अंतर, तो 3 होगा। ये देखिए औसत से अधिक 2 वर्षों में एक्स का आयात, औसत से कम 4 वर्षों में, टोटल 6 है क्या, फिर से इसको काउंट कर लेते हैं, परेशान ना हुई, 1 2 3 4 5 6, हाँ टोटल 6 है, तो 4 माइनस कर दिए तो निकल गया आंसर। तो इस तरह से आप देखिए 2 माइनस कर दिए तो 6 आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन किस पे है, 90 पे, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उनके औसत से कितनी है। तो 18-19 का दे रखा है, जितने और 5 दे रखे हैं सबको जोड़ लीजिए और सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद इसका दे रखी है वृद्धि, उसमें से माइनस कर लीजिए, आपका सही आंसर निकल जाएगा। ये देखिए इतना आया है, एक्स का आया 2000 करोड़, सभी वर्षों का इतना, तो वृद्धि इतने परसेंटेज निकलेगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ग्राफ पे जब आप करेंगे तो आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर 91 से 95 पे आते हैं, यहाँ पे स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, टेबल को पढ़ना है और आंसर देना है। टेबल 4 व्यक्ति ABCD है, सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं पे बिक्री कर जो लगता है वो दिया है। ये देखिए मंडे को ये इतना बेच रहा है, बी इतना बेच रहा है, सी इतना बेच रहा है, डी इतना बेच रहा है, मंगलवार को ये इतना, शुक्रवार को इतना, शनिवार को इतना, तो सब कितना कितना बेच रहे हैं। अब जैसे ए का देखिए, ए मंडे को सबसे अधिक बेच रहा है, बी की अगर बात करें तो बी ट्यूसडे को सबसे अधिक बेच रहा है। इसी तरह सबके अपने अपने हैं, किस दिन वो सबसे अधिक बेच रहा है, किस दिन टोटल सबका बेच रहा है। और इस पे क्वेश्चन देखते हैं, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु था, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु 35 है और सी द्वारा बेची गई
शनिवार को वस्तु 45 है तो 45 माइनस 35। इस इतने आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। देखिए 35 और 45 का रेशियो, एकदम आसान क्वेश्चन है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है, ये भी देखिए। मतलब आप समझिए कि इस तरह के जो क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम नॉर्मल दे रहे हैं, बस ये जानने के लिए दे रहे हैं कि आप चार्ट को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, चार्ट को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है। तो बी के द्वारा जितनी वस्तुएं बेची गई सोमवार को, सी के द्वारा मंगलवार को और डी के द्वारा जो वस्तु है, तीनों को आपस में जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल आएगा, औसत निकल आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला, सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी कितना सामान बेचता है उसका औसत निकालिए और बी का निकालिए और उसमें माइनस कर दीजिए तो वृद्धि निकल जाएगी कि ज्यादा बेच रहा है तो वृद्धि, कम बेचेगा तो कमी। फिर सप्ताह के 4 दिनों में ये देखिए टोटल बिक्री, सप्ताह के 4 दिनों में बी की बिक्री, अब इस व्यक्ति इतनी हुई है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत निकाल लीजिए। सोमवार को जो वस्तुएं बेची गई सबको जोड़ लीजिए, चाहे ए के द्वारा, चाहे बी के द्वारा, चाहे सी के द्वारा, चाहे डी के द्वारा। शुक्रवार को भी ए बी सी डी के द्वारा चारों को जोड़ लीजिए और दोनों का अंतर निकाल दीजिए। इन्होंने निकाला नहीं है लेकिन आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको परेशान मत होइए, बुक में पूरा निकाला गया है, मिलेगा। ये तो पीपीटी फाइल बनाते समय वो लिखते नहीं है, लेकिन नॉर्मल समझ लीजिए, ऐड करके माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अगले जो क्वेश्चन है ये भी सारणी पे ही दिए हैं, तालिका पे ही दिए हैं। तालिका को आप ढंग से बस समझिए, मैं तालिका ही आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप निकाल ही लेंगे। ये है तालिका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, बाजरे का, मक्के का, जौ का, दाल का, आलू का। अब किसमें किसका उत्पादन अधिक हुआ, चावल का कब अधिक हुआ, किस साल में हुआ, गेहूं का कब हुआ, आलू का कब हुआ, किस साल में ज्यादा रहा, किस साल में कम रहा, ये ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। या टोटल फसलों का औसत पूछ लेगा, किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, सबका जोड़िए, सबको डिवाइड कीजिए, औसत निकालिए और फिर सही आंसर दे दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखी, तो गेहूं के उत्पादन देखिए कहाँ कम हो रहा है, गेहूं कहाँ है, ये है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे 12 से 56 हो गया है, गिरावट हो गई है, यहाँ भी गिरावट हो गई है, यहाँ भी 689 से 69 यहाँ बढ़ गया है, यहाँ बढ़ गया है। तो गिरावट यहाँ हुई है और यहाँ हुई है, 2 बार गिरावट हुई है, 2 बार गिरावट हुई है। तो इस गिरावट को आपको देखना है तो बस आंसर दे दीजिए। तो ये देखिए, ये दे भी रखा है कहाँ का, वर्ष 2000 की तुलना में पहली बार कमी आई है, तो पहली बार कहाँ गलत आएगी ये पूछ लेगा। हालांकि 2 बार कमी आई है, इंग्लिश वर्जन में इन्होंने दिया था कि फर्स्ट बार कब कमी आई है तो आंसर सही निकल गया, लेकिन केवल कमी आई है हिंदी वर्जन में दिया था तो कमी तो 2 साल आई है, तो कौन सा आंसर देते, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। आयोग ने सभी को समान अंक दे दिए। फिर इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, तो कोई एक फसल होगी जिसमें हमेशा वृद्धि हो रही होगी। ध्यान से देखिए, 300 से 2 ये कमी हो गई, ये गलत हो गया, ये कमी हो गई, इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। 1450, 1460 ये क्या है, बाजरा है, बाजरे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बाजरा। डी ग्राफ का अध्ययन करके बाजरा फसल, देखिए बाजरा सही आंसर है। तो आंसर अनुसार मत देखिए, पहले आप ग्राफ को देखिए, खूब ढंग से देखिए और उसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन देखिए तब आंसर दीजिए। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा जब आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा क्या दिया है और क्या निकालना है। फिर इसी तरह 2011 से 2017 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, 2011 में कितना उत्पादन हुआ, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, ये 16-17 तक निकाल लीजिए और सबको जोड़ लीजिए और जितने साल हुए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल आएगा। उसके बाद मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है, तो जहां गिरावट दर्ज की गई है उसको भी आप देख सकते हैं। तो गिरावट चावल के उत्पादन में दर्ज की गई है तो उसको देख सकते हैं कि इस सन में कहाँ पे गिरावट दर्ज की गई। इतने आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आलू के उत्पादन में अंदाजन कितना गुना हुआ है, तो उसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो अंदाज जो निकलेगा वो जो भी निकलेगा वो आंसर आपका 1.90 करीब निकलेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस समय कितना उत्पादन हुआ और बाद में कितना उत्पादन हुआ, इसको डिवाइड कर लीजिए तो पता लग जाएगा कितने गुना करीब फायदा हुआ है, या उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है, या उत्पादन में कितने गुना कमी हुई है। तो ये बहुत सारे आसान क्वेश्चन है, जो ये लास्ट के 20-25 क्वेश्चन रहते हैं, इसको सबसे पहले आप एग्जाम में कीजिए,
क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और सही होने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। और जीएस वीएस तो आपको याद रहेगा तो आप टिक मार ही देंगे, एक दो अड़ोसी पड़ोसी आपको बता देते हैं। तो पेट में अच्छी मेरिट लाना है तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, कौन से बाद में करना है। पैराग्राफ वाले, ग्राफ वाले, है ना, जो पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-3 पैराग्राफ आप देख रहे हैं दे रहा है, उससे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर तो उसी में है, उसको कर लीजिए। ग्राफ वाले आंसर भी उसी में है, उनको देख के कर लीजिए। 20 क्वेश्चन इधर सही हो गए और 15-20 क्वेश्चन उधर सही हो गए, तो आपका नो डाउट 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो गया। उसके बाद जीएस वाले हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें सारी चीजें मिक्स है, करंट है, तो वो करते रहिए। ठीक है, अब आज ये सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। अब हम जब मिलेंगे तो नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तब बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।